ये लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है उसकी एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, उसकी एप्लीकेशन क्या है, यह हम डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था कि ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस लगती हैं। एक को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं जो QE के बराबर होती है, और दूसरी एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जो बराबर होती है Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस V। और इन दोनों फोर्सेस को सम करें, जमा करें, मतलब जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर टोटल जो फोर्स लगेगी उसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और लॉरेंस फोर्स जो है वो बराबर होती है QE प्लस Q इंटू V क्रॉस V। अब हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि एक तो एप्लीकेशन इसकी ये है कि वेलोसिटी सिलेक्टर हम बना लेते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है कि एक सोर्स से आयंस, बीम ऑफ आयंस निकल रही है और उसकी वेलोसिटी का हमें पता है, चार्ज का पता है, तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अप्लाई करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हो। इस केस में जो आयंस हैं वो अनरिफ्लेक्टेड सीधा गुजर जाएंगे। अब क्या नेक्स्ट क्या हमने देखा था कि अगर तो इस क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे देखें ये लेफ्ट साइड पे मैंने ये लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी इस पार्टिकल की तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। तो हमने जो सिस्टम बनाया है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस आपस में बराबर है, ठीक है, आपस में बराबर है। और ये बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, क्यों नहीं नजर आ रही भाई? चलें ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अब आ रही है नजर बेटा? देखें स्क्रीन शेयर्ड है, ठीक है। अब ये देखें कि जो एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा तो मैं सॉरी आपके मैसेज पढ़ रहा था, तो स्क्रीन ये शेयर्ड है। आपके अपने सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो हमने एक सेटअप बना लिया, एडजस्टमेंट कर ली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, ताकि दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस आपस में बराबर और उल्टी समत में हो, अपोजिट हो, ठीक है। तो ये हमने एडजस्टमेंट की है एक खास वेलोसिटी के लिए। जब वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी और चार्ज की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बढ़ जाएगी तो जो चार्ज है वो चार्ज पार्टिकल जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट, मैग्नेटिक फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है। इसी तरह अगर ये वेलोसिटी कम वेलोसिटी वाला कोई पार्टिकल आ जाता है तो वो बेंड हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स राइट, ठीक है। यानी उस केस में मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेरेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मैंने दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया हुआ है कि QE बराबर है QVB के, और यहाँ पे QQ से कैंसिल होकर V की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की हुई है कि वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी हो तो वो पार्टिकल अनरिफ्लेक्टेड गुजरेगा, अदरवाइज हम पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। इसके कंक्लूजन में वही बातें लिखी हुई है जो मैंने बोली हैं, तो ये आपने देख लेनी है, राइट। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैंने कुछ बताया था आपको मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या चीज है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सेपरेट करती है आयंस को अकॉर्डिंग टू देयर मैस टू चार्ज रेशियो, ठीक है। मैस टू चार्ज रेशियो के लिहाज से
अगर आयंस को सेपरेट किया जाए, तो सेपरेट करना मकसूद हो, तो जो डिवाइस इस काम के लिए यूज करते हैं उसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर को मैंने अगले पेज पे ये मैं फिगर से समझा देता हूँ कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एक जो इस डिवाइस का जो एक कंपोनेंट है वो वेलोसिटी सिलेक्टर है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब इस हिस्से में हम मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती हैं, और जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड ऊपर चला जाता है। जब ये वेलोसिटी सिलेक्टर खत्म होता है, उसके ऊपर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होती है, क्योंकि ये क्रॉस से यही रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इन क्रॉस की वजह से, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, या इस चार्ज की स्ट्रेंथ क्या थी, और इस चार्ज के मैस का भी हमें पता है, तो वो मैस टू चार्ज रेशियो के एतबार से ये पार्टिकल की डिफ्लेक्शन हमें पता चल जाएगी। और ये हमें कैसे पता चलेगा, एक फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो डिफ्लेक्ट हुआ, हम क्या करते हैं, हम आगे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की बनी हुई फ्लोरेसेंट स्क्रीन रख देते हैं, पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई और चार्ज पार्टिकल इस पे जाके टकराता है, तो वहां पे एक हमें ब्राइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट, जिस तरह की भी वो स्क्रीन हो उस तरह का एक स्पॉट मिल जाता है। अब ये जो रेडियस है कि जब मैग्नेटिक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो वो काउंटर क्लॉकवाइज एक सेमी सर्कल में मूव करता है। ठीक है, उसका रेडियस डिपेंड करेगा, उसका रेडियस हमें बताएगा कि इस इस चार्ज पार्टिकल की मैस टू चार्ज रेशियो क्या थी। ठीक है, इसी तरह की डिवाइस जो है जे थॉमसन ने भी यूज की, इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी वेरिएशन करके, तो मैं अभी आगे बताऊंगा एक दफा। ये हम देख ले कि मैस टू चार्ज रेशियो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ये रेडियस है, वही रेडियस जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे ये देखा कि सेमी सर्कल का रेडियस यानी पाथ का रेडियस। ठीक है, आफ्टर डिफ्लेक्शन पाथ। तो एक मिनट हम यहाँ पे पहुंचे थे कि लास्ट टाइम हमने ये रेडियस ऑफ द पाथ फाइंड किया था, उसका रिलेशन ये फाइंड किया था। ठीक है, और उसमें हमने ये कहा था कि जो r है, ये रेडियस ऑफ द पाथ है, ये बराबर होता है मोमेंटम डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आप ये बेहतर देखें कि हमें ये जो स्पेक्ट्रोमीटर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मैस टू चार्ज रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम मैस टू चार्ज रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, इसी में देखें m ओवर q लिखा हुआ है, v और b को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, जब v और b को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास ये एक रिलेशन आ जाए। ये देखें b की जगह पे यहाँ पे b नॉट लिखा हुआ है। b नॉट का मतलब है कि जो स्पेक्ट्रोमीटर में जो वेलोसिटी सिलेक्टर के ऊपर वाला हिस्सा था, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसको b नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए इस फार्मूला में r b नॉट ओवर v लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप पहली इक्वेशन थी हमारी, क्या थी भला, पहली इक्वेशन थी हमारी f इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय v क्रॉस b। हाँ, उस इक्वेशन से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जो मॉडिफिकेशन हुई वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये m बाई क्यू विल बी इक्वल टू r b नॉट b ओवर e के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये था मैस टू चार्ज रेशियो, जो कि प्रिंसिपल है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करते हैं, मैस टू चार्ज रेशियो के एतबार से आयंस को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इस डिवाइस में थोड़ी सी वेरिएशन की इस टेक्निक में, और जे थॉमसन ने यही एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के लिए,
और उसने चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड की। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एम ई का मतलब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर है। जो डिवाइस उसने यूज की जे थॉमसन ने, वो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई हुई है कि सबसे पहले एक कैथोड का सोर्स है, आगे स्लिट्स लगी हुई हैं जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन की बीम गुजरती है, आगे मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन लाइन से दिखाया हुआ है, और ये जो कैथोड और एनोड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है, ठीक है। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से चार्ज गुजर के आगे डिफ्लेक्ट होता है, और जो जिस तरह की डिफ्लेक्शन होती है वो फिर चार्ज टू मैस रेशियो के एतबार से यहाँ से जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट कोटिंग है, उसके ऊपर हमें पता चल जाता है, ठीक है। इस तरह हम आयंस को चार्ज टू मैस रेशियो से भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसा कि जे थॉमसन ने बताया, ठीक है। द लास्ट एप्लीकेशन of the charged particle that is moving in magnetic field is the cyclotron. साइक्लोट्रॉन क्या चीज है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होती है। एक्सेलरेट कहां तक? मतलब बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ अगर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना हो तो उसके लिए हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। तो इसको साइक्लोट्रॉन को हम पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहते हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं ये यूज होते हैं किसके लिए? अगर हम इनको बम्बार्ड करें ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियाई तो क्या होता है? तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन अकर होता है, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में आगे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी हुई है, इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में भी, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है ये डिफरेंट डिजीजेस या फिर डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए भी यूज होती हैं और ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज होती हैं, ठीक है। याद रहे कि साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो है ये की रोल प्ले करती हैं, जैसा कि ये मैंने फिगर में दिखाया है। इस फिगर से मैं इसका सारा प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैंने इनको लिखा भी होगा तो आप अगले लेक्चर में अगली स्लाइड पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस में क्या ये डिवाइस क्या चीज है? साइक्लोट्रॉन कैसे बना, कैसे हुआ? एक तो जी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, ये एक डिवाइस है जो दो डी का मतलब एक ये डी, जिस तरह सर्कल, एक सर्कल जो है दो डी से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक ये D1 है और इस तरह ये D2 है, और इसके परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड ये ग्रीन लाइन से जो जाहिर किया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस डीज, ठीक है। अब क्या है कि जो सोर्स है चार्जेस का, चार्ज पार्टिकल कहां से निकलेगा, एमिट कहां से होगा, कहां और मूव करना शुरू करेगा, वो इस सोर्स जो है इसके सेंटर में, जहां पे ये P पॉइंट बताया हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इससे एक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल एमिट होगा। अच्छा, इसके सेटअप में ये ऐसे इसको एडजस्ट किया हुआ है कि जो एक D है D1 से जिसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, D1 और D2 के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। ये बात ध्यान में रखनी, इसका बड़ा रोल होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब एक पार्टिकल जब निकलता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डी तो क्या होता है कि वो पार्टिकल मूव करता है इस डायरेक्शन में। ये जो डॉटेड सर्कल बने हुए हैं यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाता है। क्यों यहाँ पे आ जाता है? क्योंकि इस साइड पे पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। जिस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी चार्ज पार्टिकल उस तरफ मूव करेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो। अब यहाँ पे ले रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब ये चार्ज एज पे आ जाएगा, इस एज के ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आगे तो वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो गैप है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम अपने अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि
कि जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से अमिट होकर इस हाफ सर्कल उसने मुकम्मल किया, उतने टाइम में इसकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाए। ठीक है, मतलब क्या कि जब पार्टिकल इस एज पे पहुंचेगा उस वक्त क्या होगा कि यहाँ से पोलैरिटी इनवर्स हो जाएगी। इनवर्स का मतलब पहले D2 जो था ये लोअर पोटेंशियल पे था, अब D1 लोअर पोटेंशियल पे हो गया, पोलैरिटी चेंज हुई है। ठीक है, तो पोलैरिटी के चेंज होने की वजह से ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से जंप लगाएगा, एनर्जी हासिल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है, ये जंप लगा के कम पोटेंशियल वाली साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और फिर आगे इस जगह पे जब पहुंचेगा, एक हाफ सर्कल D1 पे इसने पूरा किया, तो फिर आगे एज आ गया, गैप आ गया, तो फिर क्या होगा, इतने टाइम में ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये फिर अपना पोटेंशियल चेंज करेगी, पोलैरिटी अपनी फिर चेंज करेगी, तो क्या होगा, अब D2 जो है लोअर पोटेंशियल पे चला जाएगा। तो इस तरह इसे एक किक, एक पुश, या कह लें कि इसे एडिशनल एनर्जी मिलती जाएगी। वो जो एडिशनल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा V, जितना पोटेंशियल का डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी इसे हर हाफ सर्कल के बाद मिलेगी। इसके नतीजे में ये जो है, मतलब पार्टिकल के पास इतनी हाई एनर्जी हो जाएगी कि ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कहा कि वो आधा सर्कल जितने टाइम में पूरा करता है, वो टाइम, जिस टाइम में वो आधा सर्कल पूरा करता है उसे हम कहते हैं हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। पूरा सर्कल मुकम्मल करेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमने पढ़ा था जो टाइम पीरियड के लिए, जो मैंने दोबारा इधर लिखा है, और ये कहा है कि अगर पार्टिकल जो है वो पहले पहुंच जाता है, ये यहाँ से एमिट होके यहाँ एज पे पहले पहुंच जाता है, अगर ये पहले पहुंच जाता है और उधर से पोलैरिटी जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वो रिवर्स नहीं होती, तो क्या होगा, ये पार्टिकल तो यहाँ पे रुक जाएगा। हमें ये पोलैरिटी इस तरह एडजस्ट करनी पड़ेगी कि जब इसका हाफ ऑफ द टाइम पीरियड गुजर जाए, मतलब ये एज पे पहुंच जाए, तो फौरन उसके उसी टाइम पे उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी भी चेंज हो जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको एडजस्ट करते रहते हैं, और इसे कहते हैं इन फेज रहना, इन दोनों का, टाइम पीरियड का और पोलैरिटी ऑफ द डीज का इन फेज रहना। यानी जो ही पार्टिकल एच पे पहुंचे उधर से पोलैरिटी भी चेंज हो जाए, ताकि इसे मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम पुश मिले। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे मिलेगी हर हाफ सर्कल के बाद, हर सेमी सर्कल के बाद उसे क्यू डेल्टा वी, सॉरी उस वक्त मैंने कहा था डेल्टा वी इंटू ई, ये एनर्जी जो है बराबर होती है क्यू डेल्टा वी के। ठीक है, तो इतनी एनर्जी उसे मिलती रहेगी। ठीक है, ये वही रिलेशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है। अब मैं फाइंड करना चाहूंगा काइनेटिक एनर्जी, इस पुश की वजह से, इस गेन इन एडिशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क पड़ा है। तो मैंने ये फार्मूला पर लिखा है जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए, क्यू वी साइन ऑफ थीटा। जब मैं बात करूंगा मैक्सिमम फोर्स की, थीटा विल बी 90 डिग्री, और जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी क्यू वी बी आ जाएगी। अब यहाँ से मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी आर ओवर एम के बराबर आ जाएगी। हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज, यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी का जो है वैल्यू वो यहाँ पे लिख लें, इस सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू इस काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूला में लिखेंगे तो आपके पास क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा। ठीक है, ये थी इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेता है। ठीक है, अब ये है कि अगर साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल है, हम अगर आयंस की बात करें तो आयंस जब एनर्जी गेन कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इतनी ज्यादा एनर्जी कोई पार्टिकल गेन कर लेता है, इट मींस दैट पार्टिकल कैन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करता है, देन देयर अपीयर सम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के बारे में आपने पिछली क्लास यानी बीएससी की क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो वो आप
आप वहां से जो रिवाइज कर लें कि जो ऐसे पार्टिकल जो साइज में छोटे होते हैं और वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन चीज ये है कि आपने जो पोलैरिटी है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट है, फिर ये जूम की मीटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्विकली मैसेज करें। बेटा की क्वेश्चन है तो पूछें। बेटा के क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।